हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पनेशिया ट्यूटर। दोस्तों, पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हो चुका है और हर बार की तरह इस सेशन में भी सरकार बहुत सारे बिल्स पेश करने जा रही है, लेकिन उनमें से एक बिल ऐसा है जिसके दम पर सरकार एनजीओस को मिलने वाले फॉरेन फंडिंग पर लगाम लगाने के मूड में है। नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026। दोस्तों, किसी भी देश की तरक्की में सिविल सोसाइटी जैसे कि एनजीओस का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये एनजीओस पब्लिक वेलफेयर के लिए दिन रात काम करती हैं, जैसे कि एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ केयर सेक्टर में, और जो समाज का वंचित तबका है यानी मार्जिनलाइज सेक्शन जो होता है सोसाइटी का, उनके भलाई के लिए दिन रात एनजीओस काम करते हैं। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर इन एनजीओस को मिलने वाली फॉरेन फंडिंग का मिसयूज कर दिया जाए तो नेशनल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में पड़ सकते हैं। देश की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी पर बड़ा खतरा आ सकता है। मैं ऐसे एक एग्जांपल समझाना चाहूंगा। जैसे कि चाइना हमारे देश का दुश्मन है, हम सभी जानते हैं। अब मान लीजिए चाइना भारत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाहता है। चाइना चाहता है कि भारत का एक वर्ग बड़े लेवल का प्रोटेस्ट करे सरकार के खिलाफ और देश में इंस्टेबिलिटी का माहौल पैदा करे। उसके लिए चाइना भारत में पैसा भेजना चाहता है। पैसा कैसे भेजेगा? तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के तहत किसी एनजीओ को, भारत में किसी पर्टिकुलर एनजीओ को फंडिंग कर देगा। वो एनजीओ इस पैसे को अलग अलग जगहों पर पहुंचाकर ऐसे लोगों के हाथ में इस पैसे को पहुंचा देंगी जिनका काम देश को तोड़ना है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना है। तो दोस्तों, बहुत सावधान रहना पड़ता है जब विदेशों से पैसा भारत में पहुंचाया जाता है एनजीओस के रास्ते। मैं ये नहीं कहता कि हर एनजीओ खराब है, लेकिन कुछ एनजीओस ऐसी फंडिंग का मिसयूज करके देश को खतरे में डाल सकते हैं। तो क्या है ये बिल? इसमें क्या अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं? वो अमेंडमेंट्स भारत में क्या प्रभाव डालेंगे, इसको हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो 1976 में एफसीआरए को सरकार लेकर आती है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। और उस टाइम सरकार की सोच क्या थी, सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या था कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करे। रेगुलेट किस तरह से करे? किसी भी तरीके से जो फंड भारत में आ रहा है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओस को, उसमें किसी तरह का कोई मिसमैनेजमेंट ना हो, चीजें लीगली चैनलाइज की जा सके, लेजिटिमेट तरीके से उस पैसे को खर्च किया जा सके समाज की भलाई के लिए, और किसी भी तरह इस पैसे का इस्तेमाल भारत विरोधी एक्टिविटीज में ना हो सके। एक ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे। तो इस पर्पस के साथ ये एफसीआरए नाम का कानून सरकार लेकर आई थी 1976। अब 2010 में सरकार ने इस कानून को बदला था, लेकिन उससे पहले 1984 में सरकार ने इसमें अमेंडमेंट किया था। और उस अमेंडमेंट में सरकार ने रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी बनाया। मतलब अगर आप भारत में कोई एनजीओ खोलते हैं और उसमें फॉरेन फंडिंग आनी है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। साथ ही साथ आपको एक प्रॉपर टाइम पीरियड के बाद अपना ऑडिट भी कराना होगा और उसकी रिपोर्ट देनी होगी। इसका पर्पस क्या था? ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद साल 2010 सरकार ने 1976 के एफसीआरए को रिप्लेस किया। 2010 में सरकार नया कानून लेकर आई और इस कानून के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको समझने हैं। उसके बाद ही आप प्रेजेंट में सरकार क्या अमेंडमेंट करना चाहती है आप उसे समझ पाएंगे। तो 2010 के कानून के मुताबिक सबसे पहली चीज रजिस्ट्रेशन रिन्यू। देखिए, ऐसा था कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन जिन एनजीओस को मिलता है उन्हें टाइम टू टाइम अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होगा, क्योंकि ऐसा देखा गया कि एक बार रजिस्ट्रेशन हुआ और रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हुआ, उसके बाद बहुत सारे एनजीओस अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं कराते। और जब तक लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा तब तक चीजें कैसे स्ट्रीमलाइन हो पाएंगी, कैसे पता चलेगा कि फंडिंग कहां से आ रही है और उसका इस्तेमाल कहां हो रहा है। दूसरी बात, बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट था कि आपको अपने अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन करने होंगे, आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने होंगे, प्रॉपर मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन किया जाएगा। सरकार देखेगी कि किस एनजीओ को पैसा कहां से आ रहा है और वो कहां इस्तेमाल हो रहा है। इन सब चीजों को देखा जाएगा। इस कानून ने सरकार को यह पावर दे दी कि अगर कुछ भी वायलेशन मिलता है, लिखित कानून का अगर उल्लंघन होता है, अगर कानूनों को वायलेट किया जाता है, तो सरकार के पास अथॉरिटी है कि वो रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकती है या कैंसिल कर सकती है। हालांकि जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे देश में अलग अलग तरह के खतरे भी सामने आ रहे थे और ये खतरे विदेशी ताकतों के द्वारा भी आ रहे थे। तो ऐसे में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को और मजबूत बनाने की जरूरत थी। 2020 में भारत सरकार बड़ा डिसाइसिव एक अमेंडमेंट लेकर आई और इसके जरिए काफी कुछ बदला। जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज का एक्सपेंशन किया गया। इसमें कह दिया गया कि बहुत सारे एनजीओस के साथ
जो एम्प्लॉयज जुड़े होते हैं सरकार के, उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया गया। जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, उनका इन एनजीओ के साथ कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। साथ ही साथ एक सिंगल बैंक अकाउंट होगा। एसबीआई की जो मेन ब्रांच है नई दिल्ली में, उसमें आपको अपने एनजीओ का अकाउंट खोलना होगा, तो जो भी फंडिंग आएगी वो उस अकाउंट में ही आएगी। साथ ही साथ ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, इस पर रोक लगाई गई। देखिए दोस्तों, होता क्या था, किसी पर्सन ने एक एनजीओ खोला, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है और उसके बाद वो क्या करता है, मान लीजिए किसी एनजीओ को 1 करोड़ रुपए मिलता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन के तहत, तो उस 1 करोड़ रुपए को वो अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देता था उस एनजीओ के अकाउंट से। फर्दर उन अकाउंट से उस पैसे को और आगे ट्रांसफर कर दिया जाता था, और ऐसे करते करते ये पैसा कहां से कहां पहुंच जाता था इसका अंदाजा लगाना भी बड़ा मुश्किल होता था। फॉर एग्जाम्पल, अंत में यह पैसा आतंकवादियों तक पहुंच जाता था, देश को तोड़ने वाली ताकतों के हाथ में यह पैसा होता था, अलग अलग अकाउंट के जरिए इन्हें वहां पहुंचा दिया जाता था। तो सरकार का 2020 में जो ये अमेंडमेंट था, इसके तहत सरकार का कहना था कि आप सब ग्रांटिंग नहीं कर सकते, मतलब जो पैसा एनजीओ के फंड में आया है, जो पैसा एनजीओ के अकाउंट में आया है, वो एनजीओ ही उसे पूरा खर्च करेगी, अलग अलग अकाउंट्स में वो उसे नहीं भेज सकते। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पर भी काफी लगाम लगाई गई। कई लोग एनजीओ खोलकर क्या करते थे, एग्जाम्पल के तौर पर 1 करोड़ रुपए उन्हें मिलता है तो वो दिखा देते थे कि इसमें से 50 लाख रुपए तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है कि हम बिल्डिंग मेंटेन कर रहे हैं, हम लोग सैलरीज दे रहे हैं, जो कि झूठ हुआ करता था। उतने एम्प्लॉयज हुआ नहीं करते थे, उतना तो खर्चा हुआ ही नहीं करता था, और यहां से पैसा बचाकर अगेन ये उन जगहों पर पैसा भेज दिया करते थे जहां भारत को तोड़ने की, भारत में इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है। तो ऐसे में सरकार ने कहा कि अब आप जितना पैसा आप एनजीओ वालों को मिलता है उसका सिर्फ 20% ही आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया कि भाई आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी था। जो ऑफिशियल्स हैं एनजीओ के, जो सीनियर लेवल पर जो लोग डिग्निटरीज बैठे हैं, उनका आधार डिटेल होना चाहिए। तो जो की ऑफिस बियरर्स हैं, जो एनजीओ को संभाल रहे हैं, उनका आधार वेरिफिकेशन बहुत जरूरी होगा। तो गवर्नमेंट यहां पर क्लियर कर चुकी थी कि वो किसी भी हालत में देश की सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, डेमोक्रेटिक सेटअप, इन सब के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। तो ये तो रहा इस कानून का इतिहास। अब हमें जानना है कि इस साल 2026 में जो अमेंडमेंट इन्होंने प्रपोज किए हैं वो क्या हैं और उनको लेकर इतना बवाल क्यों मच गया है। सबसे पहली चीज, इस नए अमेंडमेंट के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार की नीयत साफ है, फ्रॉम फाइनेंशियल रेगुलेशन टू इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल। अभी तक सिर्फ फाइनेंशियली रेगुलेट किया करते थे, लेकिन अब इंस्टीट्यूशन लेवल पर हम इन एनजीओस को कंट्रोल करके दिखाएंगे। तो सबसे पहली चीज, मार्च 2026 में लोकसभा में इसे पेश कर दिया गया था, और इस वक्त जो मॉनसून सेशन चल रहा है, इस बिल पर चर्चा आगे बढ़ रही है। सबसे पहली चीज, सरकार ने एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को क्रिएट करने की बात की है। मान लीजिए कोई एनजीओ है, उसने अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया, या उसने अपना लाइसेंस, अपना रजिस्ट्रेशन उसे छोड़ दिया, या फिर सरकार ने उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। इन सभी केसेस में एनजीओ का कंट्रोल एक सरकारी अथॉरिटी के पास चला जाएगा। सरकार बताएगी ये अथॉरिटी क्या होगी, कौन ऑफिसर इसमें बैठेंगे, तो सरकार के पास ये पावर है। इन एनजीओ में जो फॉरेन फंडिंग से एसेट बनाया गया है, वो एसेट इस अथॉरिटी के पास आ जाएगी। इन एनजीओ के बैंक अकाउंट को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी या पावर इन्हें मिल जाएगी। साथ ही साथ फॉरेन फंडिंग से इस एनजीओ ने जो एसेट्स बनाए हैं, फ्यूचर में उनका क्या रोल होगा, फ्यूचर में उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, ये सारी पावर इस अथॉरिटी के पास होगी। पर्पस साफ है, ट्रस्टीशिप ओवर एनजीओ। सरकार चाहती है कि हम ट्रस्टीशिप की एक भूमिका में आए। यहां पर जो एनजीओ अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, या जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दिया है, या जिनका रजिस्ट्रेशन हमने खुद कैंसिल किया है किसी वायलेशन की वजह से, तो ऐसे एनजीओ को हम कंट्रोल करें। साथ ही साथ एक तरह से मैं कह सकता हूं कि जैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, ऐसे ही इन एनजीओ के एसेट्स का अब नेशनलाइजेशन हो पाएगा। उसके अलावा अगर कोई प्रोसीजर लैप्स होता है, कोई प्रोसीजर है जिसे उस एनजीओ ने पूरा नहीं किया, ऐसे में भी फॉरेन फंडिंग से जो भी एसेट है वो सरकारी अथॉरिटी टेक ओवर कर लेगी, और आगे जाकर ये परमानेंटली उसके पास आ सकती है, ये प्रॉपर्टीज, ये एसेट्स, और पब्लिक वेलफेयर के लिए इनका इस्तेमाल सरकार कर सकती है, परमानेंट पब्लिक के पास ही आ सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर एनजीओ अपना लाइसेंस
रिन्यू कर ले, अपना रजिस्ट्रेशन वापस हासिल कर ले लीगल तरीके से और सरकार को ये साबित करे कि हमारी गलती नहीं है, तो सरकार ये एसेट्स वापस भी कर देगी। हालांकि उसमें काफी लीगल प्रोसीजर्स होंगे जो कि अभी इस बिल में पता चलेंगे। इसके अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि रिलीजियस कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करना। देखिए बहुत से एनजीओ देश में धार्मिक मामलों से जुड़े हुए हैं। अब उन्हें इस बात का डर है कि सरकार अगर ऐसे एनजीओ पर लगाम लगाएगी तो कहीं धर्म के साथ छेड़छाड़ ना हो, तो सरकार ने इस बात को साफ कर दिया है कि किसी भी धर्म के साथ या उसकी परंपराओं के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ यहां नहीं होगी। धर्म की चीजें जैसे चल रही हैं चलती रहेंगी, हमारा काम सिर्फ फंडिंग को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना होगा। अब सरकार की क्या दलील है? सबसे पहली चीज, सरकार का कहना है कि हम फॉरेन फंडेड एसेट्स का मिसयूज बंद कराना चाहते हैं। सरकार को पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है इस तरह के पैसे से, तो सरकार उस चीज को रोक लगाना चाहती है उस चीज पर। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का मामला है। भाई एनजीओ के पास कितना पैसा आया, वो देश की भलाई के लिए लगाना चाह रहे हैं, तो कहां लगा रहे हैं तो जनता को पता होना चाहिए, पहले तो सरकार को पता होना चाहिए। उसके बाद रिलीजियस कन्वर्जन। देखिए बहुत से देशों से हमारे यहां पर फंडिंग आती है और कह दिया जाता है कि ये पैसा उन लोगों में बांटो और उनको बोलो कि ये गिफ्ट्स और पैसे आपको तब मिलेंगे जब पहले आप अपना धर्म परिवर्तन करेंगे। तो ये समाज में एक गलत मैसेज देता है। लोग पैसों के लिए अपना धर्म बदल रहे हैं, तो सरकार इस पर भी रोक लगाना चाहती है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर है, आज आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में जेनजी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपने बांग्लादेश देखा, नेपाल देखा, तो ऐसी फॉरेन फंडिंग से इस तरह के मूवमेंट को पैसा पहुंचाना और देश विरोधी एक्टिविटीज करवाना बड़ा आसान हो जाता है। तो सरकार चाहती है कि इन चीजों पर भी लगाम लगे। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल इंटेग्रिटी सरकार की प्रायोरिटी है। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि ये अमेंडमेंट गलत है, और ऐसा नहीं है कि वो गलत कह रहे हैं, उनकी बात में भी तर्क है। सबसे पहली चीज क्या कंसर्न है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। स्टेट्स का तो कोई रोल ही नहीं है। इस अमेंडमेंट के जरिए सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही आ जाएगी और यहां से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वो अंडरमाइन होगा। भाई एक फेडरलिज्म का प्रिंसिपल होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करे, पॉलिसी मेकिंग में स्टेट्स का भी रोल हो, उनकी भी मर्जी हो, लेकिन ये पूरी तरह से अंडरमाइन होती दिख रही है। कॉन्स्टिट्यूशन इश्यूज हैं। भाई आर्टिकल 19(1) पार्ट सी में जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात की गई है कि आप भारत में एसोसिएशन बना सकते हैं, तो एनजीओ आर वॉलंटरी एसोसिएशंस, और अगर सरकार इतना सख्त कानून लाएगी तो एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल की वजह से इन एनजीओ की ऑटोनॉमी वायलेट होगी, ये अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ आर्टिकल 21 कहता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो पूरी तरह से वायलेट हो रहा है यहां पर। भाई आप जब तक मामला कोर्ट में ना पहुंचे, आप किसी एनजीओ के एसेट्स को टेक ओवर कैसे कर सकते हैं? ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। लेकिन बिना कोर्ट में मामला गए आप किसी भी एनजीओ के एसेट्स को फ्रीज कर सकते हैं, टेक ओवर कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे हैं जो बीच में आ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ और इंपैक्ट भी पड़ेंगे। अगर भारत में इतना ओवर रेगुलेशन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, कुछ लोगों का कहना है कि फॉरेन फंडिंग कॉम्प्रोमाइज होगी। साथ ही साथ बहुत से स्मॉल एनजीओ हैं, छोटे छोटे एनजीओ हैं, तो बंदी हो जाएंगे। भारत को भी एक जवाब देना पड़ेगा विदेशों में, भारत की सॉफ्ट पावर यहां पर कम होगी। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। सिक्के के दो पहलू हैं। सरकार का अपना पक्ष है और इस अमेंडमेंट के विरोध करने वालों का अपना एक पक्ष है। तो दोस्तों, इस अमेंडमेंट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।